मुगांव पंचायत के हम कोपवा गांव में आ चुके हैं और यहाँ के एक दृढ़ संकल्पित प्रत्याशी ललन सिंह जी के पुत्र प्रिंस सिंह जी से हम कुछ खास बातचीत करते हुए उनके योजनाओं को समझेंगे, ताकि आखिर कौन सी इनके योजनाएं हैं जिससे ग्रामीण इलाके के लोग प्रभावित हो सके। नमस्कार, सर्वप्रथम आपको हम नमस्कार। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद जो आप हमारे इंटरव्यू के लिए आप हमारे यहाँ पधारे हैं, और मैं आपके माध्यम से अपने मुगांव पंचायत के अपने गांव के सभी जनता जनार्दन को सहृदय नमस्कार करता हूं। कौन कौन सी योजनाएं हैं कृषि के, जैसा कि कृषि का बिहार को कृषि प्रधान राज्य माना गया है, कृषि के क्षेत्र में आपकी क्या योजनाएं हैं जाके कृषि एक नए तकनीक से जुड़ सके। देखिए, मेरे तो संकल्प पत्र में आप देखेंगे, घोषणा पत्र जो मैं निकाला हूं जिसमें 9 निश्चय किया हूं, उसमें कृषि पर भी एक मैं अपना रखा हूं कि कृषि के क्षेत्र में भी मैं अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा। और आपको पता होना चाहिए कि मैं एक छोटा सा प्रयास किया था, जिसका कृषि दर्पण पर यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं कि मशरूम की खेती के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का एक छोटा सा प्रयास किया था। मेरा योजना है कि कृषि के क्षेत्र में हम अपने किसान भाइयों को एक साथ बैठाकर तकनीकी के माध्यम से, वैज्ञानिक कृषि के माध्यम से उनको कैसे कुशल कृषक बनाया जा सके, इस पर फोकस करेंगे। और एक रोजगार के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने का, क्योंकि मेरा मुद्दा भी है किसानों को दाम, युवकों नवयुवकों को रोजगार और किसानों को दाम। किसानों को दाम तभी मिलेगा जब उनको कुशल कृषक बनाया जा सकता है। देखिए, दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि लोग धान चावल की जिस प्रकार से आमतौर पर खेती करते हैं उससे यहाँ का विकास, एक उनको लागत नहीं मिल पाती है, उनके आवश्यकताओं के अनुसार उसके मूल्य नहीं मिल पाते हैं। लेकिन औद्योगिक कृषि से जुड़ने का ये उपलब्धता होती है कि अगर आप औद्योगिक कृषि को करते हैं तो उससे बिहार इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। कई रिपोर्ट में जिस प्रकार से दिखाया गया कि बिहार औद्योगिक कृषि में आगे बढ़ चुका है। बिहार को औद्योगिक कृषि से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री के कई प्लान, मुख्यमंत्री द्वारा कई योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन इस ग्रामीण तक पहुंचा है कि नहीं। लेकिन इनके द्वारा एक संस्था खोलकर, और सबसे बड़ी बात है कि ये खुद एक औद्योगिक कृषि करके एक मैसेज दे चुके हैं सोसाइटी में कि किस प्रकार से औद्योगिक कृषि को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अपने गांव में एक प्रत्याशी के तौर पे ये उनके, आपके पिताजी कब तक, शायद आपके पिताजी इसके पहले जीते हुए थे, ताकि यहाँ के ग्रामीण इलाके के लोग कुछ बता रहे थे। 2006 से 2011 तक मेरी माँ मुखिया थी, पिताजी उसका संचालन कर रहे थे। खासकर मैं अपने बारे में क्या बताऊं, जो उस कार्यकाल में जितना कार्य हुआ है, जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में 5 स्कूल नया स्थापित हुआ जो नामुमकिन था, 16 शिक्षकों को बहाल किया गया, लगभग 600-700 लोगों को वृद्धा पेंशन किया गया। उसके बाद वृद्धा पेंशन कितने लोगों को हुआ पता नहीं। डीजल अनुदान घर घर तक पहुंचाया गया। जो भी योजना आया 100% लागू किया गया, और लोगों को मान सम्मान देते हुए सबके घर घर जो है योजना का लाभ पहुंचाया गया। इसमें माने कोई किसी के साथ ऐसा नहीं है कि भेदभाव रखकर किसी के साथ जो है ये करके मतलब किया गया। हम सबके साथ रहते हैं, और ना किसी से जात पात की बात होती है, ना किसी से किसी तरह की ऐसा द्वेष वाली बात होती है। दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जात पात वाली समस्या बिहार में एक कुरीति की तरह चल चुकी है, क्योंकि जात पात की समस्या एक बहुत बड़ा विकराल रूप भी ले चुका है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग जात पात को हीन भावना से देखते हैं कि ये नीच जात है, ये ताकि इसी को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा ये कुछ गाँव में, कुछ पंचायतों में सीटों को भी आरक्षण किया गया कि महिला वर्ग से लड़े, SC ST से लड़े, शेड्यूल कुछ इस प्रकार से किया गया, क्योंकि इनको एक स्तर में बैलेंस किया जा सके। 2 गांव है, और उसमें 5 स्कूल स्थापित किया गया। लगभग कितने नंबर ऑफ वोटर्स है इसमें? लगभग 6000 के आसपास, 6000 के आसपास। सोचिए, 6000 वोटर्स में 16 शिक्षकों की भर्ती कराई गई थी। हम कल एक इसी प्रकार के इंटरव्यू ले रहे थे जिसमें 25,000 उस पंचायत में ग्रामीण थे, लेकिन शिक्षा की स्थिति थी कि 5वीं तक थे, और उनके शिक्षा में
बच्चों को बोरिए पर बैठाया गया था और इन्होंने ये बोला कि 2006 में ही इन्होंने नींव रख दी है शिक्षा की। आखिर क्या रीजन है कि अभी तक शिक्षा का वो स्तर नहीं पहुंच पाया? देखिए, जिसके पास विजन होगा वहीं आगे बढ़ा सकता है। शिक्षा से जो जुड़ा रहेगा वहीं आगे बढ़ा सकता है। शिक्षा के महत्व को जो समझेगा वो वहीं आगे बढ़ा सकता है शिक्षा को। श्री सत्य साई सेवा संगठन से जुड़ा हूँ और मुझे सत्य साई सेवा संगठन में शिक्षा विभाग का ही एक राज्य स्तरीय पदाधिकारी बनाया गया है, कोऑर्डिनेटर के रूप में। तो शिक्षा क्या होता है, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर विशेष हमारा फोकस रहता है। और इसको लेकर मैं संकल्पित हूँ कि घर के एक एक बच्चे को हमको शिक्षित करना है और आगे बढ़ाना है। इसके लिए मेरे पास पूरा विजन है, प्लानिंग में करके आया हूँ। और इस अगर मुखिया का पद मिलता है नहीं मिलता है वो अलग बात है, लेकिन इस पर मैं कार्य हमेशा करूँगा और कर रहा हूँ। देखिए कई सारे एनजीओ से भी ये जुड़े हुए हैं और जैसा कि बताया इन्होंने कृषि के क्षेत्र में औद्योगिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया है अपने सोसाइटी में। और उससे भी बड़ी बात कि इन्होंने अपने माताजी के दौरान 16 शिक्षकों की भर्ती करके एक सराहनीय कार्य किया है। और इनका एक विजन तैयार है जिसमें विजन में कुछ चीज़ें लिखी गई है कि वो नई नई इनके विजन में कुछ नई चीज़ें लिखी गई है जो अभी तक देखने को नहीं मिला। सबसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी बात लिखी गई कि लाइब्रेरी की सुविधा, बंद लाइब्रेरी का पुनरुत्थान एवं सभी गाँव में ग्रामीण लाइब्रेरी का प्रयास। लाइब्रेरी की आपको क्यों लगी कि लाइब्रेरी की ज़रूरत है इस गाँव में? क्योंकि लाइब्रेरी के माध्यम से बहुत सारे नवयुवकों को अच्छे माने किताब के माध्यम से जोड़कर और प्रतियोगिता के क्षेत्र में या ग्रुप डिस्कशन के क्षेत्र में एक साथ बैठाकर बच्चों से हम लोग जो है शिक्षा का अपेक्षा की कर सकते हैं और आगे बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है लाइब्रेरी का। इसलिए लाइब्रेरी रहना चाहिए। शिक्षा का भंडार है। विद्वान व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो, सबको लाइब्रेरी में जाकर शिक्षा लेने मतलब शिक्षा के लिए इन्होंने पूरा दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं और शिक्षा को बढ़ावा देने का हर एक रोड मैप को तैयार कर चुके हैं ये। और उसके बाद हम दूसरे विजन में आते हैं कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या अपनी भूमिका को निभाना चाहते हैं? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं हमेशा कार्य किया हूँ, आज भी मैं कर रहा हूँ। मैं अपने स्तर में बहुत जानकारी तो नहीं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन अपने स्तर से जन साधारण लोगों को जो भी मेरा पास होता है उसको मैं उनकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। और मैं बताऊँ, प्रायः मैं मेडिकल कैंप लगाने का काम करता हूँ। हम लोग अपने एक साई संस्था के माध्यम से एक हॉस्पिटल बनाकर अपने संस्था को डोनेट किए हैं। उसी हॉस्पिटल में, उसी अस्पताल का एक भाग हमने सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र को देकर जो उसके माध्यम से स्वास्थ्य का सेवा अभी भी चल रहा है। मेरा प्रयास है कि बीच में अब हर सप्ताह एक एमबीबीएस डॉक्टर हमारे गांव में बैठे और ताकि निःशुल्क चेकअप, स्वास्थ्य का चेकअप किया जा सके। 2006 से ही इस गांव को एक डेवलप गांव की तरह से बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया जा चुका है, लेकिन कुछ कारणवश वो आधारभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन शिक्षा को किस प्रकार से इस गांव में एक एक बच्चे तक पहुंचाया जा सके, इनके द्वारा उस रोड मैप को तैयार किया जा चुका है। और ये खुद एक एनजीओ से जिस प्रकार के जुड़े हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी इनका रोड मैप तैयार कर चुके हैं, कृषि के क्षेत्र में भी। और सबसे बड़ी बात अब है कि रोजगार के लिए आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, रोजगार के लिए तो मैं खासकर नौजवानों के लिए विशेष प्लानिंग है कि उन लोगों को किस प्रकार से नए नए रोजगारों से, जैसे एक होना चाहिए था, पता नहीं हमारे मुखिया जी जो वर्तमान हैं उनको जानकारी है कि नहीं है। एक सरकार की योजना 2016 से चल रही है जो हर पंचायत में, हर क्षेत्र में केवाईपी सेंटर, कुशल युवा प्रोग्राम, जिसके माध्यम से निःशुल्क कंप्यूटर का शिक्षा और प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी दी जाती है, जिसके माध्यम से नवयुवकों को रोजगार देने का काम होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पंचायत में आज वो केवाईपी सेंटर नहीं खुला। हमारे गांव की, हमारे पंचायत की बच्चियां जो है उससे कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करती ताकि वो भी अपने आत्मनिर्भर बन सके और वो लोग भी उस आधार पर, उस शिक्षा के आधार पर, कंप्यूटर की शिक्षा के आधार पर, उस सर्टिफिकेट के आधार पर वो भी रोजगार प्राप्त कर सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे पंचायत में अभी तक
इसका कोई अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि ये होने वाला भी है। तो मेरा पहला काम रहेगा कि उस तरह की सेंटर बनाया जाए, सेंटर खोला जाए, ताकि हमारे गांव की बच्चियों को भी उस तरह की शिक्षा मिल सके, नौजवान नवयुवकों को मिल सके, हमारे पंचायत के अन्य लोगों को भी इसका लाभ पहुंच सके। केवाईपी हर ग्रामीण तक लगभग दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी इस गांव के लोगों को, बच्चों को केवाईपी प्रोग्राम से दूर रखा गया। मुखिया के द्वारा उस क्षेत्र में कार्य नहीं किया गया है। देखिए, अभी तो देखिए मुख्य समस्या हमारे गांव की वहीं जल निकासी का है, जो अच्छा बेहतर तरीके से कहीं से हमारा जो है जल का प्रबंधन नहीं हो रहा है, एक जल निकासी का व्यवस्था नहीं बन पा रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि सबको लेकर, सबके साथ, सबको जागरूक करके, क्योंकि बहुत बड़ा एक समस्या है, बीमारी फैलाने का भी एक बहुत बड़ा जल जमाव जो है बीमारी फैलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम नहीं, ये हम लोग भी देखे। ये स्वास्थ्य को रक्षा के लिए स्वच्छता और जल जमाव को पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। मतलब कि एक तरफ आप डॉक्टर को दीजिए और दूसरी तरफ उनके द्वारा जिस प्रकार से डॉक्टर की व्यवस्था है कि नहीं अभी इस गांव में? अभी नहीं है। कोई भी स्वास्थ्य केंद्र में एक दिन हफ्ते में बता रहे थे कुछ लोग कि 1-2 दिन आते हैं डॉक्टर। वो एनएम आती है, अपना जो है जो अपना सेवा है जिसके वो करती है। मतलब एक तरफ से कुछ हफ्ते में एक दिन बुला करके और फिर गंदगी फैला के बीमारी में सबको डाल करके और ले जाया जा सके। जी जी, हम प्रायः पहले प्रयास करते थे, एक डॉक्टर बुलाते थे अपने साई संस्था के माध्यम से, और लोग उसका लाभ भी उठाते थे। मेरा प्लानिंग है कि ये हेमोपैथ के डॉक्टर, एलोपैथ के डॉक्टर और आयुर्वेद के डॉक्टर, तीनों डॉक्टर हमारे संपर्क में हैं। उन लोगों को हर एक सप्ताह में एक न एक सेवा लिया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये अपना रोड मैप तैयार कर चुके हैं कि किस प्रकार से डॉक्टरों की उपलब्धता की जाए। और ये एक बढ़िया चीज़ है कि कोई भी प्रत्याशी हो, हम ये चाहेंगे कि उस ग्रामीण इलाकों को आगे बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक योजना से उनको वंचित किया जा चुका है। इतनी बड़ी बड़ी धांधली हो चुकी है कि प्रशासन द्वारा भी इसकी कुछ निगरानी नहीं की जा चुकी है। कई बार आवेदन भी कई लोगों के द्वारा दिया जा चुका है। इस कार्यक्रम जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि नालियों, पानी का जल जमाव और नालियों का रोड के स्तर से ऊपर बनाना एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे ये स्थिति पैदा हो गई है। हम लोग आने के दौरान ही देखे कि जिस प्रकार से जल जमाव हो चुके हैं, इतनी मच्छरों का उत्पन्न और गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई इस गांव में। गंदगी की थोड़ी समस्या ज़्यादा है। हाँ, स्वच्छता के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं है। भारत सरकार का देखिए मुख्य योजना है स्वच्छता, भारत को स्वच्छ, हाँ लोहिया। तो वो स्वच्छता के लिए जो कार्य होना चाहिए अभी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम क्या लोहिया स्वच्छता मिशन से भी इस गांव को दूर रखा गया है और बहुत सारे स्वच्छता के क्षेत्र में योजनाएं चलाई गई है, बहुत सारे फंड दिए गए हैं। इस क्रम में हम तो यहाँ के वर्तमान मुखिया से इस संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन आपको अभी क्या लगता है कि आपको वोट क्यों दे? एक एक व्यक्ति के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति हूँ, सुख दुख में, हर सुख दुख में उनके साथ रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं किसी के साथ रहता हूँ तो दिल से रहता हूँ, हर परिस्थिति में उनके साथ देता हूँ। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गांव के माता, बहन, बंधु, भाई, मेरे पंचायत के सभी नौजवान साथी। माता से निवेदन है कि महिलाओं के लिए आप क्या प्रोग्राम योजना बनाए हैं आपके? महिलाओं के लिए मैं बता दूं, मेरे पास इतना अच्छा प्रोग्राम है, शायद किसी प्रत्याशी के पास हो। मैं घोषणा भी कर चुका हूं कि महिलाओं के लिए हर एक माह के 19 तारीख को महिला दिवस के रूप में, जिसके माध्यम से हम अपने गांव के महिलाओं को, अपने पंचायत के महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास करेंगे, जागरूक करने का प्रयास करेंगे और रोजगार जोड़ने के लिए जो चीज़ आवश्यक है उसको उनको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। महिलाओं के लिए भी तैयार किया जा चुका है रोड मैप। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज़ें आप देख चुके हैं और महिलाओं के लिए भी एक रोड मैप तैयार किया जा चुका है इनके द्वारा। लास्ट में हम आपको इसी साथ धन्यवाद बोलना चाहेंगे और कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं प्रियांशु चौधरी, दिव्य भारत मीडिया। जय हिंद, जय भारत।